सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसपे रेलवे एकोमोडेशन के रिटेंशन के रूल रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने रिवाइज किए हैं कुछ सब्जेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूं हाल ही में। जो उसमें एक सब्जेक्ट है टेक्निकल रेजिग्नेशन में पहली बार रेलवे बोर्ड ने क्वार्टर रिटेंशन की पॉलिसी बनाई है, जिसपे हमने बात की थी 4 महीने मिलेगा अभी। उसके बाद एजुकेशन ग्राउंड पे भी रेलवे बोर्ड ने कुछ पॉलिसी रिवाइज की है, जिस पर मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ RB 26/26। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 2 और पॉलिसी निकली है, RB 29/26 एंड 30/26, जो क्वार्टर रिटेंशन के ऊपर ही वीडियो बनाया, रेलवे बोर्ड पॉलिसी निकाली है। तो आज ये दोनों सर्कुलर के ऊपर मैं बात करूंगा क्या पॉलिसी है। पहला जो सर्कुलर है RB 29/2006, सब्जेक्ट में बताया गया रिटेंशन ऑफ रेलवे एकोमोडेशन कॉमन जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन जो आम जो नियम है उसके ऊपर बात की है, लेकिन ये सर्कुलर में पढ़ा तो काफी काम का सर्कुलर है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास कई लोग सवाल भी पूछते हैं कि कोई कर्मचारी है वो एक्स स्टेशन पे काम कर रहा था, उसका वाई स्टेशन पे ट्रांसफर हो गया। तो नॉर्मली हमको रिटेंशन का मालूम है 2+6 या एजुकेशन ग्राउंड का जो भी रूल लगता है उसके हिसाब से एम्प्लॉय मांगता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है एस से वाई पे ट्रांसफर होने के बाद फिर विद इन कुछ टाइम में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आपका वाई से जेड स्टेशन पे ट्रांसफर हो जाता है दोबारा। अब कर्मचारी ने एक्स पे भी क्वार्टर लिया हुआ है, वाई पे भी ले लिया, क्वार्टर मिल गया उसको, तो जेड पे अब अगर आ गया है तो फिर वो एक्स पे मकान रुकेगा। क्वार्टर रिटेंशन का क्या रूल है, वाई पे क्या रूल है, उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने ये 29/26 निकाला है, जो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर रहेगा। मेरे ख्याल से काफी लोग आजकल ट्रांसफर काफी इस तरह के हो रहे हैं, कई लोग GDC भी देके जा रहे हैं, RRB भी जा रहे हैं। तो इस तरह के रूल में इस तरह के मामले में जो है ये नियम काफी लाभप्रद रहेगा, तो मैं उसकी हम बात करेंगे। सीधा ही मुद्दे पर मैं आता हूँ। रेलवे बोर्ड ने जो पॉलिसी निकाली है इसमें कहा गया है नंबर 1 में ओनली वन रेलवे अकोमोडेशन क्वार्टर कैन बी रिटेन बाय रेलवे स्टाफ ऑफिसर आइदर एट द फर्स्ट स्टेशन ऑफ रिटेंशन और एट द करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। इलिस्ट्रेशन बॉक्स इज बिलो। सिंपल रेलवे बोर्ड ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी जो है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एम्प्लॉय ए इज ट्रांसफर फ्रॉम एक्स स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई। अगर कोई भी कर्मचारी है वो एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन पर ट्रांसफर होता है तो वो एक्स स्टेशन पे जो है क्वार्टर रोकने के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर परमिसिबल ग्राउंड टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर एट स्टेशन एक्स। इन ड्यू कोर्स ए आल्सो गेट अलॉटेड रेलवे अकोमोडेशन एट करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग स्टेशन वाई। यानी एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन पे उसका ट्रांसफर हुआ, एक्स पे उसने मकान था उसका, और वाई स्टेशन पे भी उसको क्वार्टर अलॉट हो गया है। सब्सिक्वेंटली ए इज ट्रांसफर फ्रॉम वाई स्टेशन टू जेड। अब उसके बाद क्या हुआ है कि एक एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का नाम ए था, उसका वाई से भी जेड स्टेशन पर ट्रांसफर हो गया है। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर ए इज इन रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर एट स्टेशन एक्स। तो जब वो ट्रांसफर ऑर्डर हुआ तो उसके पास एक्स स्टेशन पर भी रेलवे क्वार्टर था और वाई पर भी रेलवे क्वार्टर था। इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा गया इन दिस केस इवन आफ्टर ट्रांसफर टू जेड इन मॉडिफिकेशन ऑफ RB लेटर नंबर, रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था 4 दिसंबर 24, जहां पे केवल एक ही महीना अलाउ किया था, वेयर ओनली 1 मंथ इज परमिटेड। अब रेलवे बोर्ड ने बोला है ए में एक्साइज 1 ऑप्शन। अब जब जैसे ही कर्मचारी जो ए था वो एक्स से वाई, वाई से जेड पे आता है, तो जेड में जाने के बाद विद इन 2 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ रिलिंक्विशिंग द चार्ज एट वाई, यानी वाई स्टेशन से जब जेड स्टेशन जाएगा तो जाने के 2 महीने के अंदर वो ऑप्शन भरेगा, ऑप्शन देगा, वो विकल्प देगा, हिंदी में बात करें, कि उसको क्वार्टर एक्स पे रखना है या वाई पे रखना है। दोनों जगह क्वार्टर नहीं रख सकता है, 2 महीने के अंदर आपको उसको ऑप्शन देना पड़ेगा। इट इज ऑन परमिशन, मतलब जो एक्स पे जो परमिसिबल चल रहा था 2+6 या 2+ एजुकेशन सेशन वाला, या तो उसको कंटिन्यू करे, या वाई पे वो अप्लाई कर सकता है जो भी नियम के अनुसार 2+6 या 2+ एजुकेशन, लेकिन दोनों जगह नहीं रख सकता है। provided it is on permissible ground and quarter at X has been vacated within this period 2 months period। अगर Y पे रखता है तो जो 2 महीने का विकल्प दिया उसको इमीडिएटली खाली करना पड़ेगा। इसको मैं जरा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने कुछ बनाया, एक एम्प्लॉय ए है, उसका एक्स स्टेशन, यहाँ ये एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन पहले ट्रांसफर हुआ है, एक्स पे क्वार्टर था और वाई पे भी इसको क्वार्टर मिल गया है। अब वाई से उसका जब ट्रांसफर जेड पे हो गया है तो ट्रांसफर होने के विद इन 2 मंथ्स ऑफ ट्रांसफर उसको ऑप्शन देना पड़ेगा कि उसको एक्स पे मकान लेना है या वाई पे लेना है। मान लीजिए एक्स पे उसका चल रहा है 2+6 और
टू प्लस एंड ऑफ एजुकेशन सेशन। एक तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि टू प्लस लेने के बाद फिर एजुकेशन सेशन का अगर बन रहा है तो अप्लाई करता है। ऐसा नहीं, रेलवे बोर्ड ने पिछले मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ, रेलवे बोर्ड ने भी क्लियर किया है कि आपको 2+6 जो है या तो वो ऑप्ट करना है या 2+ एजुकेशन सेशन एंड होने तक ही अप्लाई कर, दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एक ही करना पड़ेगा। तो अगर वो 2+6 ले रखा है और इस दौरान अगर उसका जेड पे ट्रांसफर हो गया है तो 2 महीने के अंदर उसको ऑप्शन देना पड़ेगा यहाँ एम्प्लॉय को जेड में आने की विद इन 2 months of transfer कि either he can retain his railway accommodation at X और at Y। अगर वो डिसाइड करता है कि Y पे रखना है तो X में इमीडिएट मकान खाली करना पड़ेगा, और अगर X पे रखने की सोचता है तो Y में इमीडिएटली खाली करना पड़ेगा। ये अब मुझे ये बात करनी थी पॉलिसी में। अगला इसमें बोला है, एक और बात की है तो ट्रांसफर की बात की है, लेकिन कई मामले में ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय एक्स से वाई स्टेशन पे ट्रांसफर हो गया, वाई से जेड की बजाय जाने की बजाय वाई स्टेशन पे एम्प्लॉय जो है उसका रिटायरमेंट हो गया है, सुपरनेशन यानी 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट हो गया, ये वॉलंटी दे दिया, और क्वार्टर उसके बाद एक्स स्टेशन पे भी था और वाई स्टेशन पे भी था। ऐसे मामले में क्या करना है? तो ऐसे मामले में लगभग यही रूल है, बता देते हैं, बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय हैज रिटेन रेलवे accommodation एट प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग स्टेशन एक्स एंड हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड accommodation एट वाई। यानी यही कहानी बताइए कि वाई एक्स पे भी मकान था और वाई पे मकान था। ए में एक्सरसाइज एन ऑप्शन विद इन 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सुपरनिशन, यानी रिटायरमेंट से 2 महीने पहले उसको ऑप्शन देना पड़ेगा, या अलोंग विद द वॉलंटरी रिटायरमेंट रेजिग्नेशन रिक्वेस्ट वेदर he would retain the quarter on superannuation voluntary retirement resignation ground at स्टेशन X और स्टेशन Y करंट प्लस। यानी कि सिर्फ X से Y ट्रांसफर हुआ, Y से Z ट्रांसफर होने के बाद में भी ये रूल है कि इधर वो X पे मकान रहे या Y पे रहे, 2 महीने के अंदर उसको देना है ट्रांसफर के बाद। सुपरनेशन के मामले में इसमें कहा गया है कि ही ए में एक्सरसाइज एन ऑप्शन विद इन 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सुपरनेशन। यानी कि कोई कर्मचारी अगर 30 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, इस महीने की हम बात करें 30 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, तो उसको 2 महीने पहले यानी फरवरी तक उसको बताना है कि कहाँ क्वार्टर रहना है, और उसके हिसाब से ही वो आगे मामला डील होगा। ये इसमें कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ सर्कुलर है। ये कई मामले में इस तरह के इशू मेरे पास कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सब्सिक्वेंटली किसी एक्स से वाई के बाद जेड ट्रांसफर हो जाता है किसी एम्प्लॉय का, तो ऐसे मामले में क्या है रूल, एक्स में रखना है कि वाई में रखना है? मैक्सिमम मामले में एक्स में रखने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स में क्वार्टर रिटेन किया हुआ, फैमिली एक्स में ही होगा, वाई में जनरली उसी एम्प्लॉय रहता है। तो मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोग एक्स में रखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसके लिए अभी तक नियम नहीं था, रेलवे बोर्ड ने अभी इसमें पिक्चर क्लियर कर दी है कि एक्स में वो रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद पैरा 2 में कहा गया है रिटेनिंग, that is those who are in retention of railway quarter at previous place of posting are required to vacate regular accommodation at the current place of posting within 2 months of the date of relieving। यानी अगर जिन्होंने भी एक्स स्टेशन पे क्वार्टर रखा हुआ है, उनको करंट स्टेशन यानी वाई स्टेशन पे जो मकान है, रेलवे अकोमोडेशन है, उसको 2 महीने के अंदर खाली करना पड़ेगा। रिलीविंग के 2 महीने के अंदर ऑप्शन देना है और इमीडिएटली उसको खाली कर देना है जब भी वो रिलीव होते हैं, जब चार्ज हैंडओवर करते हैं। And after this 2 months period of license fee, rent charge would be equivalent to rate of HRA for that station with respect to the employee's basic pay illustration is below। तो 2 महीने में खाली करना है वाई स्टेशन पर। वाई स्टेशन पे अगर किसी वजह से 2 महीने में नहीं खाली करना है तो क्या उसका रेंट लगेगा, उसके बारे में बताया है कि उसका जो HRA है वाई स्टेशन पे, बेसिक पे के कनेक्शन में जो वाई स्टेशन में एचआरए जनरली अभी जो है 20% होता है। वाई स्टेशन सॉरी, इसमें वो XYZ मतलब जो हमारा भी XYZ नहीं है, वाई स्टेशन जो भी हमारे जो एचआरए के जो मामले होते हैं, उस स्टेशन में जो भी उसका करंट एचआरए, अगर वो वाई स्टेशन एक्स सिटी जो हमारे एचआरए के पर्पज में एक्स सिटी में बताया, तो उसको 30% एचआरए जो भी बेसिक का 30% लगेगा। अगर वाई में ही आता है तो 20 लगेगा, और अगर मान लीजिए जेड कैटेगरी में आता है एचआरए के उसमें, तो उसका वाई स्टेशन पे जो है 20% एचआरए जो उसका बेसिक पे का लगेगा, जो भी रूल है उसके हिसाब से लगेगा। इसको उन्होंने समझाया भी है। एम्प्लॉय इज ट्रांसफर फ्रॉम एक्स स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई एंड चूज अंडर परमिसिबल ग्राउंड टू रिटेन द रेलवे अकोमोडेशन एट द प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग स्टेशन एक्स। यानी यहाँ वही एग्जांपल दिया है कि जो एम्प्लॉय है उसका एक्स से वाई पर ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उसने जो ऑप्शन लिया है वो एक्स स्टेशन पे रखने के लिया है। इन ड्यू कोर्स एम्प्लॉय also get allotted a railway accommodation at the current place of posting। यानी ड्यू कोर्स में उसको वाई स्टेशन में क्वार्टर मिल गया है, सेम रिपीट हो रही बात। सब्सिक्वेंटली ए इज ट्रांसफर फ्रॉम वाई टू जेड,
In this case, has opted as per para 1 above to retain the quarter at station X। वही रिपीट हो रही है कि Y से Z होने पर उसने A ने ऑप्ट किया है पैरा 1 के हिसाब से कि वो X पे मकान रखना चाहता है। Then he would have to vacate the quarter at स्टेशन Y within 2 months of the date of relinquishing the charge at Y। यानी Y में चार्ज छोड़ने पर, चार्ज हैंडओवर होने के 2 महीने के अंदर उसको Y स्टेशन पे क्वार्टर खाली करना पड़ेगा अगर उसने X स्टेशन पे मकान रखने का ऑप्शन दिया है। एंड आफ्टर दिस 2 months पीरियड the license fee rent for the quarter at station Y would be equivalent to the rate of HRA for Y station with respect to the A's basic pay। यानी अब जो HRA उसका जो रेंट लगेगा Y स्टेशन पे, मान लीजिए 2 महीने मकान खाली नहीं किया है तो Y स्टेशन पे जो HRA उसका लगता है, सपोज वो रेलवे क्वार्टर में नहीं रह रहा होता तो HRA जो बिल था उसको, वो HRA उसका जो है कटेगा, उसका रेंट के रूप में कटेगा। वो जो पुराना जो नियम था हमारा जो पैनल रेंट वो नहीं कहा इसमें, बेसिक पे जितना भी एम्प्लॉय का बेसिक पे है उस बेसिक के हिसाब से उसका कटेगा जो भी एचआरए है। और नोट में बताया गया इफ द रिटेनी टेक्स वॉलंटरी रिटायरमेंट और सुपरनेट फ्रॉम द स्टेशन वाई इट वुड बी डील ऑन सिमिलर लाइन। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पैरा में बता दिया है कि वाई स्टेशन से जेड स्टेशन पे ट्रांसफर होने का जो नियम है, बेनिफिट है कि उसको ऑप्शन देना पड़ेगा, इधर वो एक्स पे मकान रखे या वाई पे रखे। सेम मामले इसमें भी बताया गया है कि अगर वो सुपरनेट यानी अधिवर्षीयता की आयु पर रिटायर होता है या रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसमें भी सेम मामला होगा कि उसको रिटायरमेंट के 2 महीने पहले, सुपरनेशन के 2 महीने पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का हम नोटिस पीरियड देते हैं तो 2 महीने पहले उसको ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो कहाँ मकान रह रहा है। और अगर मान लीजिए एक्स स्टेशन के लिए मकान के लिए ऑप्शन करता है तो वाई स्टेशन पे उसको 2 महीने का मकान खाली करना है। अगर 2 महीने में मकान खाली नहीं करता है तो जो उसका रेंट होगा, डैमेज रेंट जो भी हम बोलते हैं, वो रेंट होगा उस एस वाई स्टेशन पे, उसका जो एचआरए का जो रेट होगा वो रेट उससे रिकवर किया जाएगा। ये बात की गई है। और बाकी इसके बाद ये काफी सारी बातें इन्होंने पैरा 3 में की जो मैं समझता हूँ, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पढ़ लीजिए। फिर भी एक ब्रीफ करता हूँ। रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था RB 75/22 जिसमें सर्टेन बेनिफिट दिए। किसी कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग होता है फॉलोइंग जोनल रेलवे यानी SCCR, WCR, ECOR, NER, ECR, SWR, RCF, MCF, CLW, RWP, बेला, उनका होता है। तो पहले ही जो बेनिफिट दिया था उसमें सिर्फ 2 मंथ्स का ही बेनिफिट दिया था रेलवे बोर्ड ने। उसके बाद स्पेशल लाइसेंस फी जो कि काफी लंबा हो जाता है, उसका फिक्स किया था उसमें। उसको अब रेलवे बोर्ड ने इस लेटर के हिसाब से थोड़ा पार्शियली मॉडिफिकेशन करके 2 मंथ्स की जगह अभी 2+6, उसके बाद स्पेशल लाइसेंस फी यहाँ पे 2 के बाद ही था, अभी इन्होंने 2+6 या एजुकेशन सेशन जो भी बेनिफिट में लेना चाहे एम्प्लॉय उसके हिसाब से। तो यहाँ पे पहले सिर्फ 2 महीने का ही दिया गया था, जो अब इनको 2+6 या एजुकेशन वाला बेनिफिट दिया गया है। और अदर रेलवे में 2+ पहले भी दिया गया था तो ये यहाँ पे 2+ अब इसको कंटिन्यू किया। और डीआरएम के मामले में भी 2 मंथ्स के बाद स्पेशल लाइसेंस फी जो लगता था तो डीआरएम को भी अब 2+6 या एजुकेशन वाला बेनिफिट दिया है, ये कहा गया है इसके अंदर। और बाकी जो मामले हैं और जो ईयर मार्क के ऊपर ये रूल लागू नहीं होंगे और ऑडिट के लिए अलग जो नियम है उसको फॉलो करना है, ये रेलवे बोर्ड ने कहा है। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि लास्ट में कि एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन, वाई स्टेशन पे जेड स्टेशन ट्रांसफर होने पर या वाई स्टेशन पर रिटायरमेंट लेने पर, दोनों मामले में एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगा 2 महीने के अंदर कि वो क्वार्टर एक्स स्टेशन पे रखना चाहता है या वाई स्टेशन पे, किसी एक स्टेशन पे रखना पड़ेगा, वो जहां रखेगा और दूसरे स्टेशन में उसको मकान खाली करना पड़ेगा, ये कहा गया है इसमें। अब ये RB 30/26 में मकान को जो रोकना है उसमें छुट्टी और ट्रेनिंग में जो एम्प्लॉय होते हैं या लंबी छुट्टी जो चाइल्ड केयर लीव या CCL या मैटरनिटी लीव, अलग अलग तरह की जो लीव्स होती है लंबी लीव, उसके लिए कुछ नियम और रेलवे बोर्ड ने स्पेसिफाई है, उसमें बात करेंगे। वो छोटा सा नियम है इसमें। स्टडी लीव पे कहा गया है कि कितना बेनिफिट मिलेगा, तो ये कहा गया है कि एक्चुअल पीरियड ऑफ स्टडी लीव और 2 years विच एवर इज अर्लियर। यानी स्टडी लीव जो है आपको उसमें मैक्सिमम आपको 2 साल मिलेगा, या तो एक्चुअल जनरली स्टडी लीव पहली बार में 1 साल मिलता है, उसके बाद फिर एक्सटेंड करके हम 2 साल लेते हैं। तो किसी ने 1 साल का लिया है या जो भी पीरियड लिया है उसका उतना पीरियड मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 साल लिया हुआ है। इसमें थोड़ा इशू आता है जो डॉक्टरों के मामले में या जो PhD कर रहे हैं उनको 36 मंथ्स मिलते हैं, वहां यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिया है, मैक्सिमम 2 years का ही दिया गया है जो नॉर्मल एम्प्लॉय के मामले में लागू होता है।
दूसरा पॉइंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑब्लिक कोर्स ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। तो ट्रेनिंग में जो लोग जाते हैं, स्पेशली जो एलडीसी हमारे होती है, जेई वगैरह की, मैंने देखा मैक्सिमम की साल भर की लंबी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए मामले में कहा गया है फॉर द फुल पीरियड ऑफ अप्रूव ट्रेनिंग ऑब्लिक कोर्सेज। तो जो ट्रेनिंग में लंबी ट्रेनिंग जाते हैं, जिसको ड्यूटी हम मानते हैं, तो उसके लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ी अच्छी बात की है कि पूरा ट्रेनिंग पीरियड में आप मकान रोक सकते हैं, ये कहा गया है। तीसरे में कहा गया ऑल टाइप्स ऑफ सेक्शन लीव एक्सक्लूडिंग लीव एज एट पैरा 2 बिलो, यानी जो 2 बिलो में कुछ दो लीव की बात की है, लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट एंड अर्न लीव टू एम्प्लॉयज हु रिटायर अंडर FR 56J। इन दो मामलों को छोड़ के बाकी जितने भी मामले में सैंक्शन लीव है उसकी बात की है। साथ में इंक्लूडिंग सैंक्शन लीव और रिटर्न फ्रॉम डेप्यूटेशन एंड सैंक्शन लीव ऑन रिटर्न फ्रॉम अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग में जो वही नंबर 2 में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उससे आने के बाद कुछ छुट्टी जाता है, तो उसके मामले में क्या है, तो इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है फॉर द फुल पीरियड ऑफ सैंक्शन लीव एज पर द रूल्स गवर्न रेस्पेक्टिव टाइप ऑफ लीव। यानी कोई भी कर्मचारी फुल ट्रेनिंग सॉरी छुट्टी के दौरान उसको पूरा जितना भी छुट्टी उसको सैंक्शन किया गया है, जैसे स्पेशली जो लंबी छुट्टी हमारी होती है, वो मेरे ख्याल से एक मैटरनिटी होती है, एक चाइल्ड के लिए होती है। जो चाइल्ड के लिए मैक्सिमम एटेक स्ट्रेच हम 730 दिन यानी 730 डेज ले सकते हैं, और इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव भी ली जा सकती है। तो ऐसे मामले में कहा है कि एंटायर पीरियड जो ऑफ लीव जो होता है, उसमें उनको क्वार्टर रिटेंशन मिल जाएगा। अभी तो लीव में आप टेंशन रखने की जरूरत नहीं है कि जो भी एंटायर पीरियड कितना भी आप लीव लेते हो, अगर लीव पे है तो आपको सैंक्शन लीव मिलेगा। नोट में कहा है क्वार्टर में भी रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड टीचर्स इज वेटिंग फॉर पोस्टिंग। अगर कई बार जो होता है हम वेटिंग फॉर पोस्टिंग में भी रहते हैं, छुट्टी के बाद हमारा कभी ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर में भी कई बार क्या होता है हम वेटिंग फॉर ऑर्डर में कई बार महीना 2 महीना लंबा पीरियड भी होता है। तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग ऑर्डर मामले के में भी आपको पूरा पीरियड आप मकान रोक सकते हैं। इन द इवेंट एन एम्प्लॉय ऑफिसर ट्रांसफर आफ्टर a period of sanction leave training course retention or quarter from the date of relieving is admissible in terms of 29/26। यानी कोई कर्मचारी है, वो अगर सैंक्शन लीव पर है और ट्रेनिंग पे कोर्स पे, तो उस दौरान तो उसने क्वार्टर रिटेन किया हुआ है, उसके बाद वो अगर उसको ट्रांसफर हो जाता है और उसको उस चार्ज छोड़ देता है, तो उसके अंदर फिर जो उसका क्वार्टर जो रिटेंशन का रूल है 29/26, ये वाला रूल लगेगा जो जिस पे हमने बात की है। यानी वो ये वाला जो रूल है वो रूल इस पे भी लागू, 29/26 ये रूल इस पे लागू होगा, ये इन्होंने कहा गया है। अब जो सभी छुट्टियों में जो बात की थी कि सभी छुट्टियों में पूरी छुट्टी यानी एंटायर लीव पीरियड पे क्वार्टर रिटेंशन होगा, उसमें दो मामले को उन्होंने एक्सेप्शन छोड़ दिया कि यहाँ दो मामले में जो है पुराना नियम ही चलेगा। वो हम पढ़ देता हूँ। पैरा 2 की बात की है, पैरा 2 बिलो। पैरा 2 में क्या एक्सटेंड सेक्शन वुड कंटिन्यू ऑन रिटेंशन वाइड पैरा 9 एंड 10 ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर कुछ है 15 जनवरी 90 में जो बताया है वही कंटिन्यू चलेगा, इंस्ट्रक्शन वही कंटिन्यू रहेंगे। इन लीव प्रिपेयर टू रिटायरमेंट एंड अर्न लीव ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज हु रिटायर अंडर FR 56J। तो ये जो हम देख लेते हैं 15 जनवरी 90 का जो लेटर में रूल पैरा 9 और 10 में, पैरा 9 में लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट में कहा गया है एन एम्प्लॉय ग्रांटेड लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट मे बी परमिटेड टू रिटेन द रेलवे क्वार्टर फॉर द फुल पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 180 डेज। तो लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट जो था पहले जमाने में 180 डे मिलता था, जो 2014 से शायद 114 भाई 2014 है आरबी नंबर 114 116 भाई, उसके हिसाब से अब 300 दिन कर दिया है LPR लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट, लेकिन अभी भी 300 दिन नहीं दिया है। अभी नए रूल के हिसाब से आपको मैक्सिमम 180 डेज ही मिलेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट में कितने दिन की कितने समय तक आप क्वार्टर रिटेन कर सकते हैं। तो अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा फुल पीरियड ऑफ लीव आ गया, और आपने पूरा ढंग से नहीं पढ़ा तो आप इसमें फुल पीरियड ऑफ 300 डेज कर देंगे। किसी को अगर 300 डेज रूल ही नहीं मालूम है तो हम बात नहीं कर सकते हैं। तो अभी लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट में मैक्सिमम जो लीव होती है वो 300 दिन की थी, लेकिन वहां क्वार्टर सिर्फ 180 डेज तक ही अलाउ किया है। दूसरी जो बात की अर्न लीव गारंटेड टू एम्प्लॉयज हु रिटायर अंडर FR 56J, इसके अंदर ये रूल 10 में एक बताया है कि एन एम्प्लॉय हु रिटायर फ्रॉम सर्विस under the provision of FR 56I may be permitted to retain the railway accommodation during the period of earned leave not exceeding 4 months sanction preparatory retirement। तो यानी लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट इसमें अगर 4 महीने से ज्यादा नहीं मिले, हालांकि 56I में
जो मेरा मानना है 56I और 56J जो होता है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है, जो कि आजकल काफी इंपॉर्टेंट सी दी जा रही है कि कोई भी कर्मचारी को प्रशासन चाहे तो उसको अगर 30 साल की नौकरी या 55 साल जो भी विचेवर मामले में अगर किसी को भी नौकरी से हम उसको निकाल सकते हैं प्रशासनिक हित में, उसको अंडर 56J 56I बोलते हैं। लेकिन जनरली उसमें रूल ये है कि 3 महीने का नोटिस देकर निकालते हैं। तो 4 महीने जब कर्मचारी को मालूम ही नहीं होगा, हम जनरली कर्मचारी को सीधा नोटिस देते हैं कि 3 महीने में आपको निकाल रहे हैं या 3 महीने का हम पे देते हैं उसको। तो 4 महीने का वो कैसे अप्लाई करेगा मालूम नहीं, लेकिन जो भी पॉलिसी है बता दूं आपको कि इसमें कहा गया है कि आप 4 महीने आपको मिलेंगे। तो ये बात इसको बतानी थी मेरे को। तो जितनी भी छुट्टियां हैं उन सभी छुट्टियों में एंटायर पीरियड आप जो क्वार्टर रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 मामले हैं। पहला मामला आपका आता है लीव प्रिवेट रिटायरमेंट, जो अभी 300 दिन मिलती है आपको, लेकिन आप मैक्सिमम 180 डेज तक क्वार्टर रिटर्न कर सकते हैं। और एक होता है कि आपने प्री मेच्योर रिटायर किसी को किया FR56 FR56J में, तो उसमें मामले में मैक्सिमम 4 महीना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर कोई लंबा लेना चाहे तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये मुझे इसके अलावा बाकी जो बातें हैं कि जो ईयर मार्क क्वार्टर के लिए हर बार मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए जो नियम है वो नियम उसी भी लागू रहेंगे। साथ में जो ऑडिट रेलवे ऑडिट डिपार्टमेंट के जो नियम है वो नियम चालू रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आज से अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो ये दो जो आरबी नंबर थे उसके ऊपर आज मुझे बात करनी थी, RB 29/26 और 30/26। तो मैं समझता हूँ कि क्वार्टर एडिशन के ऊपर रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी रिवाइज की। ये मेरे ख्याल से जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम मामले इन्हीं के ऊपर ही डील होंगे। तो और एग्जाम भी LDC अभी नजदीक में आ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को LDC के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और अपने नोट्स बनाते रहिए, वीडियो भी मेरे देखते रहें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर फायदा हो। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।